नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए रोजाना करंट अफेयर जनरल स्टडी की ये वीडियो, जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपके पास ये दो स्टेटमेंट दे दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ये आपको चूज करना है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, एलिफेंट्स आर द की स्टोन स्पीसीज, यानी कि हाथी के बारे में बोला जा रहा है आपसे, ये की स्टोन स्पीसीज है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है द इंडियन एलिफेंट्स आर लिस्टेड एज वनरेबल इन IUCN रेड लिस्ट। IUCN की जो रेड लिस्ट है उसके अंदर हमारे एलिफेंट को, इंडियन एलिफेंट को, इसे वनरेबल कैटेगरी के अंदर लिस्ट किया गया, ऐसा आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। अब आपको चूज करना है इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। उसी के अकॉर्डिंग आपके पास ये चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें, यानी कि अगर एलिफेंट के बारे में बात करें, तो इसे माना जाता है एक की स्टोन स्पीसीज है जो कि इन्वायरमेंट में एक बैलेंस बनाने में काफी काम करता है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि इकोसिस्टम में, इंटायर इकोसिस्टम में इसे एक तरह से ऐसी स्पीसीज के रूप में, ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आप ट्रीट कर सकते हैं जो कि पूरे इन्वायरमेंट में एक वेल मेंटेन बैलेंस मेंटेन करने में काम करता है। तो आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, यानी कि इंडियन एलिफेंट की बात करें जो उसके बारे में, तो IUCN की जो रेड लिस्ट है उसके अंदर इसे इंडेंजर कैटेगरी के अंदर रखा गया है। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि सेकंड स्टेटमेंट जो हमें गिवन था ये नॉट करेक्ट है। बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए कि एशिया के अंदर एलिफेंट की जो कैटेगरी है, 3 टाइप की कैटेगरी है, इंडियन, सुमेत्रन और श्रीलंकन। यानी कि सुमात्रा वगैरह एरिया में जो एलिफेंट होता है उसकी कैटेगरी है, इसके अलावा श्रीलंका में जो कैटेगरी है, और हमारी कंट्री में, यानी 3 तरह की कैटेगरी के एलिफेंट पूरे एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द शेड्यूल कास्ट, या फिर शेड्यूल ट्राइब के बारे में अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन में जैसा आपसे पूछा जा रहा है, इन ट्राइब्स के बारे में आपको बताना है, और यहां आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट और ये दो सेकंड स्टेटमेंट गिवन है। इन दोनों ही स्टेटमेंट में आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1, द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर प्रिपेयर्ड स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी स्पीसीज, यानी कि स्पेसिफिक, यानी कि आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर हम शेड्यूल ट्राइब की बात करें, इसके लिए एक स्पेशल लिस्ट तैयार किया जाता है जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी के पास होता है। और सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि थारू ट्राइब, यानी कि एक ट्राइब है जिसका नाम थारू है, उसके बारे में आपसे बोला जा रहा है कि थारू ट्राइब्स बिलोंग्स टू द तराई लोलैंड ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार ओनली, यानी थारू ट्राइब के बारे में बोला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और यूपी, यानी और उसके अलावा बिहार, इन दोनों ही स्टेट के अंदर बिलोंग करती है, इसके अलावा किसी भी एरिया में नहीं होता है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने, दोनों स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो थारू ट्राइब की अगर हम बात करें, जैसा कि आपसे बोला गया, इसके एरिया के बारे में बोला गया कि सिर्फ ये बिहार और यूपी में ही बिलोंग करता है, यानी कि इन दोनों ही एरिया के अंदर होता है। ये बात यहाँ पे गलत है। गलत इसलिए यहाँ पे कि ये बिहार यूपी के अलावा जो नेपाल वाला एरिया होता है, नेपाल, उसके अंदर भी ये ट्राइब रहती है। यानी कि आप ये कह सकते हो इंडिया और नेपाल दोनों ही कंट्री में ये ट्राइब होती है। यानी अगर आप मैप में देखें तो ये आपके पास उत्तर प्रदेश और ये आपके पास बिहार, इसके अलावा जो नेपाल जो कंट्री है, इस पर्टिकुलर इस एरिया में आप बोल सकते हो ये थारू ट्राइब होती है। तो यानी कि ये कहना कि सिर्फ ये यूपी में और बिहार में ही अवेलेबल है ये ट्राइब, ये बात गलत हो जाएगी यहाँ पे। बल्कि आप ये कह सकते हो इंडिया और नेपाल दोनों कंट्री के अंदर ये ट्राइब होती है। इंडिया के अंदर यूपी और बिहार के आसपास, और नेपाल जो कंट्री है उसके अंदर भी ये ट्राइब होती है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो सेकंड स्टेटमेंट हमें गिवन है वो रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा। बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो जिसमें ये बोला गया कि एक लिस्ट तैयार की जाती है, बिल्कुल हाँ, आर्टिकल 342 के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री के अंदर जो प्रेसिडेंट के थ्रू एक लिस्ट डिक्लेयर की गई है, जिसके अंदर एक ये कंसीडर किया गया कि कौन कौन सी ट्राइब है जिसे शेड्यूल की गई है, यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, एक तरह से आप ये बोल सकते हैं, उसे आप शेड्यूल ट्राइब बोल सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक थी। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाता है। विद रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्राइब एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंस जो होता है ट्रेड डेवलपमेंट से रिलेटेड, जिसे हम शॉर्ट में इस ऑर्गेनाइजेशन को बोल देते हैं UNCTAD, इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये दो स्टेटमेंट गिवन है।
इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज द परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी स्टेब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यानी कि ये आप ये कह सकते हैं यूएनओ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग डिफरेंट कंट्री है वर्ल्ड में, सबको मिलाकर के एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी बनाती है। उसके अंदर ये परमानेंट एक बॉडी आप बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, यानी कि यूएनसीटीएडी के बारे में एक डेफिनेशन आपको दी गई है। एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसमें वर्ल्ड में जितनी कंट्री है मैक्सिमम कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करती है, और इसके स्टैब्लिशमेंट के बारे में बोला जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जो जनरल असेंबली है उसके तहत इसका स्टैब्लिश किया गया था। और सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है, द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय यूएनसीटीएडी, यानी यूएनसीटीएडी के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है और उस रिपोर्ट का नाम बताया जा रहा है आपको वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने, आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला गया नाइदर वन नॉर टू, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर यूनाइटेड नेशन की बात करें, यानी कि यूएनओ की बात करें, तो यूएनओ के अंदर बहुत सारी एक बॉडी होती है इंटरनेशनल लेवल पे जो अलग अलग सेक्टर को ध्यान में रखते काम करती है। उसी के अंदर एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक बॉडी बोल सकते हैं जिसे शॉर्ट में हम यूएनसीटीएडी बोल सकते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड अच्छे से हो, फ्री ट्रेड सिस्टम डेवलप हो, और ट्रेड के रिलेटेड जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए उसे फुलफिल करने के लिए, यानी उसके डेवलपमेंट के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। अब बात करते हैं कि भी सबसे पहले इसके स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो यहाँ बिल्कुल करेक्ट बात है, इसे यूएनओ की जो जनरल असेंबली उसके तहत इसे स्टैब्लिश किया गया था, और इसे जो स्टैब्लिश किया गया था 1964 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, और ये एक तरह से परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है, जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर है, ठीक है। अच्छा, बाद में अगर बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, यानी कि वो सारी रिपोर्ट जो कि ये ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है, तो बहुत सारी रिपोर्ट ये पब्लिश करती है, जैसे कि स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला गया कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, हाँ ये पब्लिश करती है ये, यानी कि आप ये कह सकते हैं दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी सी हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन इसके अलावा और भी काफी रिपोर्ट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करती है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट पब्लिश करती है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर रिपोर्ट पब्लिश करने का काम करती है, द लीस्ट डेवलप्ड कंट्री रिपोर्ट पब्लिश करती है, इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक रिपोर्ट पब्लिश करने का काम करती है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट पब्लिश करती है, इसके अलावा कमोडिटी एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं ये इंटरनेशनल लेवल पे इन्वायरमेंट को, ट्रेड इन्वायरमेंट को चेक करने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए अलग अलग रिपोर्ट को पब्लिश करके हर कंट्री की एक पोजीशन बताती है और उसके मार्केट वैल्यू क्या है ये बताती है। तो ये सारी रिपोर्ट है जो इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाता है। Which of the following are correct about the डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में, यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में आपके पास ये कुछ स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट है, उसके बाद ये सेकंड है और नीचे ये थर्ड स्टेटमेंट है। आपको इन तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है उसे चूज करके अपना आंसर चूज करना है, जो कि 4 ऑप्शन की फॉर्म में है। ऑप्शन ए में आपसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है ही स्टैब्लिश्ड अ न्यूज़पेपर कॉल्ड हरिजन। हरिजन नाम से एक न्यूज़पेपर इन्होंने पब्लिश करना स्टार्ट किया था अंबेडकर जी ने, इसके बारे में फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है। ही वॉज अपॉइंटेड बाय द बॉम्बे प्रेसिडेंट कमेटी टू वर्क इन द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो कि हमारी फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चल रही थी उस टाइम काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था ये कमीशन, और इसको वापस भेजने के लिए हमारी कंट्री में एक अपॉइंटमेंट की गई थी इनकी, ताकि ये इस कमीशन को वापस भेज सके इस कमेटी के वर्क को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। ये सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है। अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, इसमें आपसे बोला जा रहा है ही पार्टिसिपेटेड इन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कि ब्रिटिश के साथ जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, आप लोगों को मालूम है 3 कॉन्फ्रेंस हुई थी, और तीनों में ही फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों में ही बी आर अम्बेडकर जी ने पार्टिसिपेट किया था। ये आपसे थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो ये 3 स्टेटमेंट हो गई, और तीनों स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो अंबेडकर जी के बारे में अभी रिसेंटली कोई इंपॉर्टेंट डे था, इस वजह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अब मैं फर्दर आपको आंसर बताऊं, मैं चाहता हूं कमेंट करके आप बताइए अभी कौन सा ऐसा डे सेलिब्रेट हुआ था जिस वजह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है।
तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका बी है, यानी कि आप ये बोल सकते हो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। अब मैंने पूछा था आपसे कौन सा डे अभी स्पेशल था, तो आप लोग जानते हैं 26 नवंबर को हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिस वजह से ये पर्सनैलिटी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक रीजन आपके लिए ये है जिसकी वजह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और दूसरा रीजन ये है कि अभी 6 दिसंबर को, ठीक है, इनकी डेथ एनिवर्सरी थी जिसको महापरिनिर्वाण दिवस बोला जाता है, जिस वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दो रीजन है, 26 नवंबर आपको याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे है हमारी कंट्री में, ठीक है, और ये उस कॉन्स्टिट्यूशन को निर्माण करने, उसे बनाने में काफी मेजर रोल था इनका, जिस वजह से ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हमारी कंट्री के अंदर है। और दूसरा ये कि इनकी डेथ एनिवर्सरी यानी कि महापरिनिर्वाण दिवस था 6 दिसंबर को, जिस वजह से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। बाकी अगर हम बात करें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे बोला गया कि हरिजन नाम का एक न्यूज़पेपर इन्होंने पब्लिश किया था। नहीं, ये जो न्यूज़पेपर था ये महात्मा गांधी जी ने पब्लिश किया था, जो कि वीकली बेसिस पे आया करता था। 1933 में न्यूज़पेपर आया करता था। तो आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत है। अब फिर हमें यह भी पता होना चाहिए कि इनके द्वारा कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश किया जाता था। तो इनके द्वारा मूक नायक एक न्यूज़पेपर था जो 1920 में पब्लिश किया जाता था, हर 15 डेज में ये न्यूज़पेपर आया करता था। तो आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत। अच्छा, उसके बाद अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो इन्हें अपॉइंट किया गया था बॉम्बे प्रेसिडेंट कमेटी के द्वारा कि साइमन कमीशन था इसको वापस भेजने के लिए, इसके रिगार्डिंग में काम करने के लिए 1925 में। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और जो मैं बात कर रहा था आपसे राउंड कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा था कि 3 टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस हमारी कंट्री में हुआ था ब्रिटिश के साथ, और तीनों में ही इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो आप ये कह सकते हो कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। और गलत होने की वजह यह है कि हरिजन न्यूज़पेपर महात्मा गांधी जी ने पब्लिश किया था। इनके द्वारा जो न्यूज़पेपर पब्लिश किया था वो मूक नायक है। तो करेक्ट आंसर बी हो गया। विद रेफरेंस टू नर्मदा रिवर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे नर्मदा रिवर के बारे में पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिसुला इंडिया, यानी कि इंडियन पेनिसुला की बात करें, यानी कि नीचे अगर इस टाइप का बन के आ जाता है, यानी कि ये गुजरात, महाराष्ट्र और इस तरह से बाकी स्टेट आ जाते हैं, और इधर आप बोल सकते हो कि ये आपके पास ये जो एरिया हो जाता है वेस्ट बंगाल उड़ीसा वाला, यानी कि ये ऐसी रिवर है जो वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट फॉर्म्स ए धौंधार फॉल, यानी कि ये एक धौंधार फॉल को निर्माण करती है, उसको बनाती है, ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट राइज फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट, यानी कि ये जो ओरिजिनेट होता है, थर्ड स्टेटमेंट में इसके ओरिजिन के बारे में आपसे बोला जा रहा है कि ये जो बनती है रिवर तेबन जो ओरिजिनेट होती है, यानी कि जहां से राइज होती है वो छोटा नागपुर प्लेट से होती है। तो ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने। अब आपको बताना है कि नर्मदा रिवर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, तो इसमें आपको तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट बताया जा रहा है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर हम मैप में बात करें, इंडिया के मैप में बात करें, तो नागपुर ये जो नर्मदा रिवर है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि इस डायरेक्शन से, यानी कि आप ये कह सकते हो सेंट्रल इंडिया से, यानी कि मध्य प्रदेश से ये रिवर फ्लो स्टार्ट होती है और ये जाकर के अरेबियन सी के अंदर ये फॉल करती है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करने वाली रिवर है। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो जो आपको जो स्टेटमेंट दे रखा था कि इनकी और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, और ये वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करने वाली सबसे लार्जेस्ट रिवर है, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो फ्लो करती है बिटवीन ये विंध्या रेंज से रिलेटेड सतपुरा रेंज के बीच में ये फ्लो करने वाली रिवर है। अच्छा, अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें, यानी कि ये कहां से स्टार्ट होकर के कहां तक जाती है, इस डायरेक्शन की अगर हम बात करें, तो जैसा आपसे बोला गया कि भी सेकंड स्टेटमेंट में पहले कि ये जो फ्लो करती है ये और मतलब फॉर्म करती है धुंधार फॉल को फॉर्जुनेट करती है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश के अंदर एक सिटी है, वहां पर ये रिवर एक फॉल क्रिएट करती है जिसे धुंधार फॉल आप बोल सकते हो। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि ये वेस्ट फ्लो करती है। अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे ये बोला गया कि इसके ओरिजिन के बारे में कि ये छोटा नागपुर प्लेट से ओरिजिनेट होती है, ये बात बिल्कुल गलत है। इसके अगर ओरिजिन की बात करें तो ये मैकाला रेंज जो कि अमरकंटक में है
मध्य प्रदेश के अंदर, वहां से ये रिवर स्टार्ट होती है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत हो जाता है। गलत होने की वजह यह है कि ये मध्य प्रदेश के अंदर जो प्लेस है मैकाला रेंज, वहां से ओरिजिनेट होती है। इसके बाद ये मध्य प्रदेश के साथ साथ ही कुछ रीजन में महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर ये रिवर फ्लो करते हुए आप ये कह सकते हो कि ये अरेबियन सी में जाकर के फॉल कर जाती है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाता है, रहता है। विद रेफरेंस टू साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास ये कुछ स्टेटमेंट आपको गिवन है और ये जो स्टेटमेंट है सार्क को ध्यान में रखते हुए, और आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट के अंदर से कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है अफगानिस्तान, वियतनाम, नेपाल, म्यांमार आर द मेंबर ऑफ द सार्क, यानी कि सार्क जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशिया के अंदर, उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये कंट्री इसके मेंबर कंट्री है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि द सेक्रेटरीट ऑफ सार्क इज लोकेटेड इन काठमांडू, काठमांडू यानी कि नेपाल के अंदर इसकी लोकेशन आपको मेंशन की गई है इसके सेक्रेटरीट की। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि बी हमारा आंसर हो जाए। उसकी वजह यह है कि अगर आप मैप में देखें तो नेपाल के अंदर जो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, काठमांडू इसका सेक्रेटरीट है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम इसके मेंबर कंट्री की बात करें यानी कि साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, अगर इसे मेंबर कंट्री की बात करें तो इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान जो कि ये है इसकी लोकेशन, हमारी कंट्री, और श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश और भूटान, ये इसकी मेंबर कंट्री है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसी कंट्री के नाम भी आपको दे दिए गए थे जो इसके मेंबर नहीं है, ठीक है। यानी कि आप ये बोल सकते हो सार्क एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर टोटल 8 कंट्री हैं, जो आप देख सकते हैं ये 8 कंट्री है। बाकी जो आपको कुछ और एक्स्ट्रा कंट्री आपको दे दी गई थी वो इसके मेंबर नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाता है। सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है सेक्रेटरीट के बारे में। और इसके बारे में और एक चीज पता होनी चाहिए आपको कि इसका 8 दिसंबर को इसे सार्क डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा जो 1985 में जब इसकी फर्स्ट समिट हुई थी वो हुई थी बांग्लादेश के अंदर, यानी कि आप ये कह सकते हो बांग्लादेश में इसकी स्थापना स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन हेडक्वार्टर या सेक्रेटरीट नेपाल काठमांडू में बना दिया गया। विद रेफरेंस टू यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। EFTA के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में यहाँ पे 2 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। EFTA का मतलब है कि यूरोपियन फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक है, एक तरह से, जहां पे होता यह है कि जो भी कंट्री इसके अंदर मेंबर के रूप में पार्टिसिपेट करती है उनके बीच में कोई टैरिफ नहीं लगाया जाता और वो एक दूसरे कंट्री के अंदर फ्री ट्रेड कर सकती है। और इस ग्रुप के रिगार्डिंग में आपके पास ये 2 स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑल द कंट्री ऑन द कैनेडियन पेनिसुला आर द मेंबर ऑफ कंट्री। पेनिसुला का मतलब होता है कि कोई भी कंट्री जब वो 3 साइड से लैंड से घिरी हुई हो, जैसे हम अपनी कंट्री की बात करें तो यानी कि ये अरेबियन सी वाला एरिया, इधर बे ऑफ बंगाल वाला एरिया, और इधर जो श्रीलंका आप देखते हैं यानी इंडियन ओशन वाला एरिया, यानी कि हमारी कंट्री भी 3 साइड से वाटर से घिरी हुई है, तो उसे आप पेनिसुला बोल सकते हो। तो इसके अंदर आपसे बोला जा रहा है वो सारी कंट्री इसका पार्ट है जो कि स्कैंडिनेवियन पेनिसुला के अंदर आती है। और सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है EFTA कंट्रीज आर नॉट पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी जो भी कंट्री है वो जरूरी नहीं हो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट हो। तो ये 2 स्टेटमेंट है आपके पास। ऑप्शन कुछ इस तरह से है, ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों ही करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट आपको गलत दे दिए गए। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें यानी कि जिसके अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए अभी रिसेंटली क्या हुआ, एक वर्चुअल मीटिंग हुई है, यानी कि एक ऑनलाइन सबमिट हुई है इसके रिगार्डिंग में, जिसमें हमारी कंट्री ने भी पार्टिसिपेट किया है, यानी कि हमारी कंट्री यानी इंडिया, और इसके अलावा जो स्विट्जरलैंड की कंट्री है, स्विस काउंटर पार्ट है, इन दोनों ने मिलकर के एक मीटिंग कंडक्ट की है, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसे यूरोपियन फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हो। और इसके अंदर अगर आप EFTA की बात करें तो इसके अंदर नॉर्वे और स्वीडन को अगर हम बात करें, नॉर्वे स्वीडन जो 2 कंट्री है वो कैनेडियन पेनिसुला के अंदर ये कंट्री आती है, यानी कि ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये लोकेशन, इस लोकेशन की मैं बात कर रहा हूं,
ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया हमारा गलत हो गया, बाकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट होने का मतलब ये है कि अदर देन यूरोपियन यूनियन से बाहर जो कंट्री वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है। एक एग्जांपल आप ये देख सकते हो, जैसे हमारी कंट्री है, ठीक है, तो हमारी कंट्री भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से। With reference to the participatory guarantee system, consider the following statement. पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम के अकॉर्डिंग में आपके पास यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट है, फिर सेकंड है और नीचे ये थर्ड स्टेटमेंट है। ये तीन स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, तीनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट 1 में बोला जा रहा है इट इज द प्रोसेस ऑफ सर्टिफाइंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर एक तरह से आप ये बोल सकते हो जितने भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं, अगर वो ऑर्गेनिक है, यानी कि उसके अंदर कोई फर्टिलाइजर के अंदर या किसी भी पार्ट में उसमें अगर कोई केमिकल चीजें नहीं मिलावट की गई है, टोटली ऑर्गेनिक है, उस चीज को स्टैंडर्ड मेजर करने के लिए, उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड को जानने के लिए एक तरह से सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने का एक प्रोसेस सिस्टम कह सकते हो। सेकंड में बोला जा रहा है इट इज इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक। अब ये कह सकते हो कि इसे जो इंप्लीमेंटेशन का अगर काम करती है वो हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री है वो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री इसके अंदर काम करती है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि लक्षद्वीप इज द फर्स्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू बिकम द 100% ऑर्गेनिक, यानी कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाने वाला, यानी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर काम करने वाला, ये बोला जा रहा है आपसे कि लक्षद्वीप ऐसी फर्स्ट यूनियन टेरिटरी या स्टेट बन गई है हमारी कंट्री में। तीन स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट ही सिर्फ हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट। ऑप्शन सी की बात करें, इसमें आपको फर्स्ट और सेकंड यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट आपको करेक्ट बताए जा रहे हैं। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर हम बात करें पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम की, तो जैसा कि स्टेटमेंट में ही आपको मेंशन था कि भी एक तरह का प्रोसेस है जिसके अंदर ये डिसाइड किया जाता है, ये सर्टिफाइड किया जाता है जो प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक यूज के द्वारा ही तैयार किया गया हो, यानी कि इसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं हो, कोई केमिकल वगैरह या साइंटिफिक चीजों का इस्तेमाल नहीं किया गया हो, उसके लिए एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने का काम करती है ये एक सिस्टम है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि आप ये बोल सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल आंसर हो गया। लेकिन बाकी अगर दो स्टेटमेंट में अगर गलती की बात करें तो सबसे पहले आप सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं जिसमें आपसे बोला गया कि भी ये कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर आता है, नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आता है। तो आप ये कह सकते हो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया कि लक्षद्वीप ऐसे फर्स्ट स्टेट बन गई है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर दी है, नहीं, इससे पहले 2016 में सिक्किम ऐसा करने वाली हमारी कंट्री में फर्स्ट स्टेट बन गई थी। लेकिन अगर लक्षद्वीप की बात करें तो ये एक यूनियन टेरिटरी को ध्यान में रखते हुए आप इसे बोल सकते हो, यानी कि आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट स्टेट या यूनियन टेरिटरी की लिस्ट हम तैयार करें तो उसके अंदर सिक्किम ऐसा करने वाली फर्स्ट स्टेट बन गई थी। तो सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट दोनों ही गलत है हमारे सामने, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, जिसे शॉर्ट में सीपीसी भी बोला जाता है, डेजिग्नेशन बाय द यूएस इज रिलेटेड टू, यूएस के द्वारा कुछ कंट्रियों को एक लिस्ट में डाला गया जिस लिस्ट का नाम दिया गया है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, यानी कि किसी कंसर्न बेस्ड उस एक लिस्ट तैयार की गई है, उसके बारे में आपसे बोला जा रहा है कि वो कौन सी कंट्री है या किस ग्रुप के अंदर आती है, किस वजह से ये ग्रुप तैयार किया गया सीपीसी, ये आपको बताना है। तो आपके पास ये चार टॉपिक दे रखे हैं, चार ऑप्शन की फॉर्म में कि भाई इस टॉपिक की वजह से, इस रीजन की वजह से इन ग्रुप को, इस कंट्री को इस ग्रुप में डाला गया है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को जो वायलेट करता है, यानी कि जैसे बोल दूं मैं कॉपीराइट इशू को जो वायलेट करती है जो कंट्री, उसके लिए एक लिस्ट तैयार की गई है सीपीसी के अंदर। सेकंड आपसे बोला जा रहा है वायलेशन ऑफ रीजनल फ्रीडम, यानी कि ऐसी कंट्री जो कि अपने कंट्री के अंदर रीजनल फ्रीडम प्रोवाइड नहीं करती, उस कंट्री को इस लिस्ट के अंदर डाला गया है। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कंट्री नॉट अबाइडिंग बाय द इंटरनेशनल ट्रैवल स्टैंडर्ड, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर ट्रैवलिंग से को ध्यान में रखते हुए जो भी स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया, अगर कोई भी कंट्री उसे फॉलो नहीं करती है तो उसको इस लिस्ट के अंदर डाला गया है। ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कंट्री विद अ वेरी हाई कोविड-19 इन्फेक्शन रेट, यानी कि अभी आप जानते हैं कोविड-19 के केसेस चल रहे हैं और जहां पे कोविड-19 के सबसे ज्यादा केस है उस कंट्री को इस लिस्ट के अंदर डाला गया है। तो जो भी रीजन है, आपको इन चारों में से जो भी रीजन लगता है कि भी ये कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न क्या है, ये आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें जो सेकंड आपसे बोला गया कि रीजनल फ्रीडम को जो वायलेट कर रही है जो कंट्री, उसको इस लिस्ट के अंदर डाला गया, जिसके अंदर आप बोल सकते हैं चाइना, तजाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, म्यांमार, पाकिस्तान जिसकी लोकेशन यहाँ पे है, पाकिस्तान, इरिट्रिया, सऊदी अरेबिया,
ईरान और तुर्कमेनिस्तान। यानी कि ये कुछ ऐसी कंट्री है जो अपनी कंट्री के अंदर प्रॉपर फ्रीडम प्रोवाइड नहीं करती फिर लोगों को, सिटीजन को, कि वो किसी भी रिलीजियस की प्रैक्टिस कर सके। तो इसको ध्यान में रखते हुए यूएस बेस्ड, यानी कि यूएस ने क्या किया हुआ है कि अपने यहाँ पे एक लिस्ट तैयार की है जिसका नाम डाला गया कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। यानी कि ये एक मुद्दा हो गया, कंसर्न हो गया एक तरह से, कि लोगों को एक रिलीजियस फ्रीडम नहीं दी जा रही है। तो आप कह सकते हो सेकंड हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये भी बोला जा रहा था स्टार्टिंग में कि इंडिया, रशिया, सीरिया, वियतनाम जैसी कंट्री को भी इसके अंदर डाला जाए इस लिस्ट के अंदर, फिर बाद में इसे मतलब एक तरह से डिनाई कर दिया गया कि नहीं, ये ऐसी कंट्री की लिस्ट में नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पे मल्टी कल्चर है, या फिर आप कह सकते हो मल्टीपल रिलीजियस प्रैक्टिस की जा सकती है। यहाँ पे ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है इस कंट्री में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहां पे भी आपके पास कुछ स्टेटमेंट गिवन है और उन स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको ये बताना है कि ये जो जितने भी तीनों स्टेटमेंट आपको गिवन है, इन तीनों स्टेटमेंट में आपको ये चेक करके बताना है कि किस माउंटेन के बारे में बात की जा रही है। इसलिए हम बोला जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और बीच में तीन स्टेटमेंट आपको दे दिए गए। ये फर्स्ट है, उसके बाद ये सेकंड है, और नीचे ये थर्ड स्टेटमेंट है। उसके बाद नीचे बोला जा रहा है द अबव स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन, यानी किस माउंटेन के बारे में बात की जा रही है, ये आपको बताना है। स्टेटमेंट 1 में बोला जा रहा है दिस माउंटेन इज नोन एज द माउंटेन कोमोलंगा इन चाइना। चाइना के अंदर इस माउंटेन का जो नाम है माउंटेन कोलोमंगा बोला जाता है। और सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है इट लाइज एट द बॉर्डर ऑफ द नेपाल एंड तिब्बत। नेपाल और तिब्बत का जो बॉर्डर है उस एरिया में ये माउंटेन है। थर्ड आपसे बोला जा रहा है it was first scaled in 1953 by the तेंजिंग नॉर्वे एंड एडमंड हिलरी। तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलरी ने इसे पहली बार इस पहाड़ के ऊपर चढ़ा था, या इसकी बारे में जाना था, या आप कह सकते हैं इसके ऊपर चढ़ाई की थी। ये आपसे थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो तीन स्टेटमेंट आपके सामने, तीनों स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि भी इन तीनों स्टेटमेंट में कौन से माउंटेन की बात की जा रही है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि एवरेस्ट की बात की जा रही है, यानी कि माउंट एवरेस्ट। सेकंड आपसे बोला जा रहा है माउंट कंचनजंगा के बारे में इसमें बात की जा रही है। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है माउंट कैलाश के बारे में बात की जा रही है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि माउंट केमेट के बारे में बात की जा रही है। तो ये चार ऑप्शन आपके पास है, आपको सही माउंटेन का नाम बताना है। तो माउंटेन के हिसाब से, जैसे इसमें दो लोग काफी फेमस पर्सनैलिटी एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलरी, इनके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि जहां जो बात की जा रही है माउंट एवरेस्ट की बात की जा रही है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और माउंट एवरेस्ट को ही नेपाल में अगर बात करें, नेपाल में इसे सागर माता या सागर माला भी बोला जाता है। ठीक है, सागर माथा इस नाम से भी बोला जाता है। और हमारी कंट्री में तो इसे एवरेस्ट ही बोला जाता है। और अगर हम नेपाल के अलावा अगर हम चाइना में बात करें, इसे कोमोलंगा माउंटेन इसे बोला जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल इसके रिगार्डिंग में ही है। सेकंड स्टेटमेंट जिसमें ये बोला गया कि ये नेपाल और तिब्बत के बीच में है, यानी कि आप ये कह सकते हो अगर हम इसे मैप में देखें तो वर्ल्ड मैप में ये जो आपको नेपाल या छोटा सा नेपाल दिखेगा, नेपाल का जो तिब्बत वाला एरिया जिसे अभी आज के टाइम पर चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, इस एरिया में आप बोल सकते हो ये माउंट एवरेस्ट है। और इसे न्यूजीलैंड के माउंटेनर और नेपाल के माउंटेनर दोनों ने मिलकर के इस पे फर्स्ट टाइम 1953 में इस पे चढ़ाई की थी। ठीक है, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। विद रेफरेंस टू डिलिमिटेशन कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये तीन स्टेटमेंट दे दिए गए। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है और ये नीचे थर्ड स्टेटमेंट है। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, द डिलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में ECI भी बोल देते हैं, इसे अपॉइंटमेंट करने का काम करती है। ये आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है। इट डिफाइंस द नंबर एंड द बाउंड्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक द पॉपुलेशन ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन नियरली इक्वल। इट मीन्स ये है इसके अंदर कि ये जो कमीशन होती है, इस कमीशन का मेन काम ये होता है कि किसी भी स्टेट में, जैसे हमारी कंट्री में जितने भी स्टेट हैं, उन स्टेट में भी कितने लिमिटेशन यानी कि कितना एरिया में एक कॉन्स्टिट्यूंसी होगी उसे डिसाइड करना, और साथ के साथ ये भी डिसाइड करना कि भाई पॉपुलेशन कितना है। यानी कि आप ये कह सकते हैं पॉपुलेशन प्लस एरिया दोनों को ध्यान में रख करके ये कॉन्स्टिट्यूंसी डिसाइड करने का काम करती है। ये आपसे बोला जा रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट बोला जा रहा है इट्स ऑर्डर ऑफ कमीशन कैन नॉट बी क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। यानी कि इस कमीशन ने, यानी डिलिमिटेशन कमीशन ने अगर कोई ऑर्डर दे दिया, इसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो ये तीन स्टेटमेंट आपके सामने, करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है।
ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है तीनों ही स्टेटमेंट डिलिमिटेशन कमीशन के रिगार्डिंग में बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर हम डिलिमिटेशन कमीशन की डिटेल में बात करें तो सबसे पहले इसके अपॉइंटमेंट के बारे में बात करते हैं कि इस कमीशन को अपॉइंट कौन करता है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया था कि इसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में ईसीआई बोल सकते हैं, इसे अपॉइंट करने का काम करती है, जबकि इसे अपॉइंटमेंट का जो काम आप बोल सकते हैं उसे हमारी कंट्री में जो प्रेसिडेंट होते हैं उसका ये मेन काम होता है। लेकिन ये जो काम किया जाता है प्रेसिडेंट के साथ साथ ये जो ईसीआई है यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दोनों कोलैबोरेट करके काम करते हैं। तो अब ये कहना कि सिर्फ ईसीआई का इसमें मेजर रोल है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा वो रॉन्ग हो जाता है। बाकी अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड करना पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और उसके बाद अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें कि हमारी कंट्री के अंदर जो इसने जो भी वर्डिक्ट दिए हैं, यानी कि आप ये कह सकते हो अब तक हमारी कंट्री में इस तरह से 4 टाइम्स हमारी कंट्री में डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप किया गया है। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे आप ईयर देख सकते हैं और किस लॉ या किस एक्ट के तहत से स्टैब्लिश किया है ये आप इधर देख सकते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन को हमारी कंट्री में फर्स्ट टाइम जो सेटअप किया गया था 1952 का जो एक्ट था उसके अंदर इसे सेटअप किया गया था 1952 में ही। उसके बाद नेक्स्ट टाइम 1962 में ये एक्ट आया था दोबारा, और 63 में इसे दोबारा सेटअप किया गया था। उसके बाद अगेन 1972 में सेटअप किया गया और 1973 में अगेन इसे इंप्लीमेंट किया गया। उसके बाद अगेन अगर फोर्थ टाइम या लास्ट टाइम की बात करें तो 2002 में इसे सेटअप किया गया था। और उसके बाद जो लिमिटेशन कह सकते हो आप या कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड की गई थी वो जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, यानी कि ये जो स्टेट आपको दिख रहे हैं ये सारे स्टेट से रिलेटेड ये डिलिमिटेशन कमीशन है। और इसके बारे में जो आपसे बोला गया कि भी इसका जो ऑर्डर होता है इसे किसी भी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि प्रेसिडेंट ने एक बार एक कमेटी या कमीशन अपॉइंट कर दिया और उन्होंने जो भी वर्डिक्ट दे दिया कि भाई ये एरिया है और इस एरिया में इतने कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगे पॉपुलेशन और एरिया वाइज, ठीक है, वो डिसाइड फाइनल हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मलेरिया। मलेरिया को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, और इस क्वेश्चन में भी आपके पास ये फर्स्ट, फिर ये सेकंड और नीचे ये थर्ड स्टेटमेंट है। 3 स्टेटमेंट है और आपको चूज करना है तीनों में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोन कॉल्ड प्लाज्मोडियम, यानी कि इसके अगर हम इसके फैलने के कारण के बारे में अगर पता करना चाहें तो मेन कारण इसका प्रोटोजोन होता है, जिसे हम फर्दर इसे प्लाज्मोडियम भी बोल देते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि प्लाज्मोडियम एंटर इन द ह्यूमन बॉडी थ्रू द इन्फेक्शन फीमेल एनोफ्लोइस मॉस्किटो, यानी कि कोई भी फीमेल मच्छर जो होती है या मॉस्किटो जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर इसे एंटर करती है, काट करके एंटर कराती है, जिसकी वजह से ये बीमारी फैलती है। और थर्ड में आपसे बोला जा रहा है द पेस्टिसाइड्स अटैक द व्हाइट ब्लड सेल, ये हमारी बॉडी के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल होता है उसे ये अटैक करने का काम करती है, ऐसा आपसे थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। ये 3 स्टेटमेंट है, अब आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट ओनली वो करेक्ट है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ सेकंड एंड थर्ड ये दोनों स्टेटमेंट की बात करें ये दोनों करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि मलेरिया के रिगार्डिंग में ये जो तीनों स्टेटमेंट दे रखे हैं ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की हम बात करें जिसमें आपसे ये बोला गया कि व्हाइट ब्लड सेल को ही अटैक करता है, ये व्हाइट ब्लड सेल को अटैक नहीं करता ये मच्छर या मॉस्किटो, बल्कि हमारी बॉडी के अंदर जो आरबीसी रेड ब्लड सेल हो उसे अटैक करता है। तो क्लियरली आप समझ गए होंगे कि थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें यानी कि मलेरिया फैलने की जो मेन वजह होती है, कारण के बारे में बात है तो प्लाज्मोडियम होता है, जिसकी वजह से ये बीमारी हमारी बॉडी में एंटर करती है और हमें बीमार कर देती है। और इसके बीमार करने की जो मेन वजह होती है जो फीमेल मॉस्किटो होते हैं वो बाइट करती है और उसके इन्फेक्शन से ही हमारी बॉडी में ये बीमारी फैल जाती है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, जिसकी वजह से हमारा आंसर ए हो जाता है। थर्ड में आपको ये ध्यान में रखना है ये रेड व्हाइट सेल को अटैक करती है, ना कि व्हाइट ब्लड सेल को। ठीक है, विद रेफरेंस टू
महाकवि सुब्रमण्यम भारती कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे महाकवि सुब्रमण्यम भारती के बारे में बोला जा रहा है और इनके रिगार्डिंग में आपके पास ये दो स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, ही वॉज इन्वॉल्व विद द एक्सट्रीमिस्ट विंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि हमारे जो फ्रीडम फाइट मूवमेंट जब हो रही थी उस टाइम जो नेशनल कांग्रेस था उसके अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट पर्सन थे उस कैटेगरी के अंदर ये पोइट आते थे। और सेकंड आपसे बोला जा रहा है, ही पार्टिसिपेटेड इन द सूरत सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1907। 1907 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था कांग्रेस का अधिवेशन, ये आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट में। तो इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी सेज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। और ऑप्शन डी की बात करें, नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, सुब्रमण्यम भारती के बारे में, महाकवि उनके बारे में आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहां दोनों ही स्टेटमेंट आपको बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। यानी कि सुब्रमण्यम भारती जी की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसे बहुत टैलेंटेड पोइट थे हमारी कंट्री में जो कि पेट्रोटिज्म बेस्ड अपनी पोइट्री वगैरह करते थे, जिससे काफी ज्यादा हमारे यूथ जब फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चल रहा था उन्होंने उनको इंस्पायर किया था। और अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि हमारी कंट्री में जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने एड्रेस किया है वर्चुअली एक इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ था जिसे हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल भक्ति फेस्टिवल 2020, और उस फेस्टिवल में इनका 138 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुआ है, जिस वजह से ये टॉपिक आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट है। और ये एक तमिल पोइट है, यानी कि आप ये कह सकते हो तमिल लैंग्वेज में ही अपनी पोइट्री वगैरह किया करते थे। और 1904 के बाद इन्होंने एक तरह से कह सकते हो कि भी हमारे जो पॉलिटिक्स है या फिर आप कह सकते हो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है उसके अंदर इन्होंने एंटर किया था। और 1905 में इन्होंने बनारस अधिवेशन के अंदर यानी कि बनारस सेशन के अंदर पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद इन्होंने सूरत सेशन जो 1907 में कंडक्ट किया गया था उसके अंदर भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और काफी लोगों को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया था अपनी पोइट्री स्टाइल में, यानी कि पेट्रोटिज्म बेस्ड इनकी जो पोइट्री होती थी जिस वजह से काफी पॉपुलर हुए थे, और इन्होंने अपने उस टाइम में जो यूथ थे उनको काफी इंस्पायर किया था। तो आप ये कह सकते हो दोनों ही स्टेटमेंट जो आपको दे रखा है बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ध्यान ये रखना है आपको कि भी गलत स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको बताना है। तो यानी कि जो ऑप्शन है उसको ऑप्शन के अंदर ये आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, इट मींस यू हैव अ 4 ऑप्शन, इन द 4 ऑप्शन यू हैव अ 4 स्टेटमेंट। तो ये 4 स्टेटमेंट में से आपको गलत स्टेटमेंट चूज करना है, वही आपका आंसर होगा। 3 स्टेटमेंट सही होंगे, एक गलत है, गलत ही हमारा आंसर होने वाला है। द मेटल मनी वॉज नॉट इन द यूज ऑफ ट्रेड was carried by the barter system, यानी कि ये जो टाइम पीरियड था इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस टाइम पर बार्टर सिस्टम यूज किया जाता था ट्रेड के लिए। मेटल से यूज करके, मेटल या फिर मनी को यूज करके ट्रेड नहीं किया जाता, जैसे आज के टाइम पे हम करेंसी वगैरह यूज करते हैं ट्रेड के लिए, ऐसा सिस्टम नहीं था उस टाइम, बार्टर था जहां पे गुड्स वगैरह एक्सचेंज करके ट्रेड किया जाता था। सेकेंड ऑप्शन में आपसे ये बोला जा रहा है, द इंडस पीपल वर अर्लिएस्ट पीपल टू प्रोड्यूस द कॉटन, यानी कि कॉटन को प्रोड्यूस करने वाले यानी कपास की एक तरह से खेती या उत्पादन करने वाले ये पहले ऐसे इंसान थे। और सी ऑप्शन में बोला जा रहा है, द पीपल वर वेरी वेल एक्वांटेड विद द यूज ऑफ ब्राउन, कॉपर एंड आयरन, यानी कि इस टाइम जो लोग थे वो काफी अच्छे से जानते थे इनका यूज करना, ब्राउन्स का, कॉपर का और आयरन का। ये आपसे थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है, थर्ड ऑप्शन में भी आपसे बोला जा रहा है। और फोर्थ ऑप्शन जो आपसे पास है उसमें ये बोला जा रहा है, द यूज ऑफ एनिमल प्रोडक्ट was prevalent in the food habit of the Indus people, यानी कि जो उस टाइम के जो लोग थे वो जानवरों वगैरह के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको खाया करते थे, ये उनकी आदतों में शुमार था, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो ये 4 स्टेटमेंट आपके सामने हैं, यानी कि 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको नॉट करेक्ट चूज करना है, यानी कि जो गलत है वो आपका आंसर होने वाला है। तो क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इसमें अगर आप चारों स्टेटमेंट को देखें तो इसमें सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, बस ये जो सी स्टेटमेंट है इसमें आपको बस थोड़ा सा चेंज इसके अंदर ये कि आयरन की अगर हम बात करें, आयरन उस टाइम पर लोग नहीं जानते थे, यानी कि ना आयरन उस टाइम डिस्कवर किया गया था, आप ऐसे बोल सकते हैं, ना ही इसका यूज होता था। तो ये जो बात बोली गई कि भाई मेटल जो यूज किए जाते हैं ब्रॉन्ज, कॉपर, तो ठीक है, लेकिन आयरन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको थर्ड ऑप्शन सी में बोला जा रहा है ये यहाँ पे गलत हो गया।
तो गलत स्टेटमेंट या गलत ऑप्शन आपका सी है यहाँ पे, और आपसे नॉट करेक्ट ही पूछा गया था, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। बाकी अगर डिटेल में हमें जानना है कि भी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आप लोग जानते ही हैं बेसिकली कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम फर्दर हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, और ये काफ़ी ओल्ड ट्रेडिशन, यानी कि हमारी कंट्री के हिस्ट्री का बिगिनिंग आप कह सकते हैं, इस टाइम पीरियड से स्टार्ट होता है। और ये वर्ल्ड की जो टॉप ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक है, जो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई थी अपने टाइम पर। मतलब इस सिविलाइजेशन की अगर हम डिटेल में बात करें, तो यहाँ पे बाकी जो ट्रेड वगैरह के लिए अगर सिस्टम यूज किया जाता था, ट्रेड वगैरह, तो बार्टर सिस्टम यूज किया जाता था, जिसमें मतलब ए गुड्स को बदले में आप बी गुड्स ले सकते हैं, बी के बदले में ए ले सकते हैं, इस तरह से ट्रांजेक्शन वगैरह हुआ करता था। काफी ज्यादा मेटल वगैरह से अवेयर तो थे, बट जो आयरन की बात करें, आयरन से अवेयर नहीं थे, इसका यूज उस टाइम पे नहीं होता था। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि भी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है, थर्ड स्टेटमेंट गलत होने की वजह से। विद रेफरेंस टू क्लाइमेट एमिशन सबमिट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी इस क्वेश्चन में आपसे क्लाइमेट एमिशन सबमिट के बारे में पूछा जा रहा है, और उसके रिगार्डिंग में ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इस सबमिट को ध्यान में रखते हुए आपको ये दो स्टेटमेंट चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, इट एम टू सेट अप न्यू एम्बिशन कमिटमेंट अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। आप लोग जानते ही हैं कि 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, और इंटरनेशनल लेवल पे एक टारगेट रखा गया था। उस टारगेट या उस एम को अचीव करने के लिए ये एक तरह से कह सकते हो सबमिट कंडक्ट की गई है, जिसमें और भी ज्यादा एम्बिशियस कमिटमेंट करने के लिए एक तरह से ये मीटिंग या सबमिट कंडक्ट कराई गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, इट इज बीइंग होस्टेड बाय द G20 पार्टनरशिप विद अ मेजर एनवायरमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसके अगर होस्टिंग की बात करें, यानी इस मीटिंग को या समिट को किसने कंडक्ट किया है, तो आपसे बोला जा रहा है G20 के अंदर जितने भी कंट्री आते हैं, यानी जो भी इसके मेंबर है, वो सारी कंट्री इसके अंदर पार्टिसिपेट की या उन्होंने मिलकर के इसे होस्ट किया है। और साथ के साथ जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी इसके अंदर मेजर रोल प्ले किया है इसके पार्टिसिपेशन में, इसके समिट को कंडक्ट कराने में। ऐसा आपसे ये सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको ये बता देना है कि विल क्लाइमेट एमिशन समिट में के रिगार्डिंग में दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें अगर करेक्ट आंसर की बात करें कि भाई इन दोनों स्टेटमेंट में से जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल करेक्ट है। अभी क्या हुआ है कि जैसे मैंने आपको बताया 2015 में पेरिस क्लाइमेट टारगेट रखा गया, उसमें एक मीटिंग हुई थी, एग्रीमेंट हुआ था, और अभी इसका 5th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। और इस 5th एनिवर्सरी में सेलिब्रेट करते हुए ये टारगेट रखा गया कि जो भी एम हमने सेट किया था इसको अचीव करने के लिए, उसके लिए अब और ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे और ज़्यादा कमिटमेंट शो करेंगे। इस वजह से ये समिट कंडक्ट की गई है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आप समझ सकते हैं बिल्कुल करेक्ट हो गया। और अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें कि इसको कंडक्ट कराने की जो बात की जा रही है, जिसमें आपसे बोला गया G20 नेशन मेंबर जो भी है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, और उसके अलावा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, ये बात यहाँ पे गलत हो गई। इसे जो कंडक्ट कराने या होस्ट करने का जो काम कर रही है वो यूनाइटेड नेशन कर रही है और यूके कर रही है। और इसके साथ जो फ्रांस, चिली और इटली, ये कुछ कंट्री हैं जो इसमें काफी ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेट करके इसे होस्ट करने का काम कर रही थी। यानी कि आप ये कह सकते हो सेकंड स्टेटमेंट जो हमारा ये गलत हो जाता है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैलेंडो नेशनल पार्क। इस पार्क के रिगार्डिंग में आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि कैलेंडो नेशनल पार्क इज अ फेमस एविफोना सेंचुरी दैट होस्ट थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर सीजन। विंटर सीजन के टाइम पे यहाँ पे हजारों की संख्या में आप कह सकते हो कि यहाँ पर बर्ड्स आती हैं, ये आपसे बोला जा रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, इट इज नेचुरल वेटलैंड आल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यानी कि अगर हम कैलेंडो नेशनल पार्क की बात करें तो ये एक वेटलैंड है, और जो कि नेचुरली ये बिल्ट है, यानी कि किसी ने इसे बनाया नहीं है, नेचर वाइज ये अपने आप बनी हुई एक वेटलैंड साइट है, और जिसे यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर कंसीडर कर रखा है, इस लिस्ट के अंदर इसे डाल रखा है, आप ये बोल सकते हो। और थर्ड स्टेटमेंट बोला जा रहा है, इट इज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द सेंट्रल एशिया माइग्रेटरी फ्लाईवे। यानी कि सेंट्रल एशिया की अगर बात करें, बिल्कुल बीचों बीच आप ये कह सकते हो, इसकी लोकेशन के बारे में बोला जा रहा है। और अब आपके पास बोला जा रहा है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट आपने चूज करना है। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है,
और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि ऑल थ्री स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, कैलेंडो नेशनल पार्क के बारे में आपको अटेम्प्ट करना है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें कि कैलेंडो नेशनल पार्क जो कि राजस्थान के अंदर जो आप जानते हैं वर्ल्ड सेंचुरी है, भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी, उसी का एक दूसरा नाम आप बोल सकते हैं कैलेंडो नेशनल पार्क है। और इस नेशनल पार्क में सर्दियों के टाइम पे यानी कि विंटर सीजन जब होता है उस टाइम हजारों की संख्या में बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स हमारी कंट्री में आती है। और जो सेंट्रल एशिया जैसे फ्लाईवे एरिया है उस एरिया से ये सारी की सारी बर्ड्स हमारी कंट्री में आकर के रहती हैं। और यानी कि आप जानते हैं कि अगर आप अपर एशिया की तरफ साइड जाएं यानी कि रशिया वगैरह एरिया या साइबेरिया के साइड में अगर जाएं तो वहां बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से उस एरिया से माइग्रेट करके हमारी कंट्री में आती है। ये एक जो वेटलैंड तो है ये, पर ये वेटलैंड नेचुरल वेटलैंड नहीं है, इसे ह्यूमन मेड यानी कि इंसानों के द्वारा बनाया गया वेटलैंड है। तो आप ये कह सकते हो सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारा वो गलत है। गलत होने की वजह ये कि मैन मेड वेटलैंड है और इसे यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में कंसीडर किया हुआ है। और बाकी अगर हम बात करें थर्ड स्टेटमेंट की, तो थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा था कि ये इसकी अगर लोकेशन की बात करें, अगर हम फ्लाईवे एरिया की बात करें उस हिसाब से ये बिल्कुल सेंटर एशिया के अंदर आता है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट ये दोनों करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में हाफ पोर्शन करेक्ट दे रखा है और हाफ आपको रॉन्ग दे रखा है, यानी कि मैन मेड वेटलैंड एरिया है ये और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर से ट्रीट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाता है। जीरो मास वाटर समटाइम इन न्यूज इज रिलेटेड टू, इस क्वेश्चन में आपसे ये जीरो मास वाटर है कॉन्सेप्ट क्या है, इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये चार ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट या फिर कह सकते हैं कौन सा टर्म्स इससे रिलेटेड है, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है कन्वर्टिंग ह्यूमन वेस्ट इनटू वाटर एंड अदर बाई प्रोडक्ट, यानी कि आप ये कह सकते हैं ह्यूमन वेस्ट जो चीजें होती है उसे पानी के रूप में या किसी और प्रोडक्ट में चेंज करना के कॉन्सेप्ट ही जीरो मास वाटर है। सेकेंड ऑप्शन में बोला जा रहा है कि प्यूरिफाइंग सी वाटर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करके जो सी वाटर है उसको प्यूरिफाई करने का एक प्रोसेस आप बोल सकते हैं। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है क्रिएटिंग पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम एटमोस्फियर, एटमोस्फियर में जो भी एक पानी या फिर आप कह सकते हो थोड़ा बहुत एकदम नमी वगैरह होता है उसके थ्रू एक ड्रिंकिंग वाटर क्रिएट करना, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर क्रिएट करने का एक प्रोसेस आप बोल सकते हो। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है प्यूरिफाइंग रेन वाटर फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि बरसात का पानी जो होता है उसे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करना है, उसे चेंज करना ही एक कॉन्सेप्ट है जीरो मास वाटर। तो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो जीरो मास वाटर की बात करें तो इसमें जो सी ऑप्शन आपको दे रखा था जिसमें आपसे ये बोला जा रहा है कि ये पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर है, एटमोस्फियर से जो भी नमी वगैरह होती वहां से इस पानी को इकट्ठा कर लेना एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम जीरो मास वाटर कहते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट लेके आया गया है कि अरेबियन डेजर्ट एरिया जो है उस एरिया में काफी ज्यादा ये सुटेबल है। और वहां पे एक फर्म है एरिजोना बेस्ड एक टेक्नोलॉजी फर्म है जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है और इसे यूज किया है। उन्होंने ये माना है कि भी जो हम ड्रिल वगैरह करते हैं पानी वगैरह के लिए कुएं को या फिर सी वाटर को प्यूरिफाई करते हैं उससे ज्यादा बेटर है कि हम इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करें जो कि हमारे लिए कॉस्ट भी कम होगा और इसी के कारण इसे दुबई वगैरह के आसपास के एरिया में इसे इंप्लीमेंट भी किया गया है। तो आप ये कह सकते हो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहां पे भी आपके पास ये दो स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और इसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट में से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जिसे शॉर्ट में हम CCPI भी बोल देते हैं, ट्रैक कंट्रीज एफर्ट टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इज पब्लिश एनुअली बाय UNEP, यानी कि यूनाइटेड नेशन का भी एक ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हैं कि UNEP के द्वारा एक इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है जिसका नाम क्लाइमेट चेंज इंडेक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स है। और ये जो काम करता है क्योंकि क्लाइमेट के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके ध्यान में रखते हुए किस तरह का एक्शन लिया गया उसके रिगार्डिंग में एक रैंकिंग तैयार करने का काम होता है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि UNFCCC कैन इंपोज पेनल्टी इफ कंट्री फेल टू मीट नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन यानी कि NDCS अंडर द पेरिस क्लाइमेट पैक्ट, यानी कि पेरिस क्लाइमेट कन्वेंशन जो हुई थी, एक पैक्ट साइन जो हुआ था उसके अंदर यह है कि अगर कोई कंट्री अपने टारगेट जो उसने सेट किए हैं उसे अचीव नहीं करता तो उसे ये ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम शॉर्ट में UNFCCC
सीसीसी बोल रहे हैं, ये पेनल्टी लगा सकती है, ये आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट में। तो ये दो स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर हम बात करें इस इंडेक्स की, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो ये जो इंडेक्स है इसे यूएन की कोई ऑर्गेनाइजेशन इसके एक तरह से प्रिपेयर करने का काम नहीं करती है, इसे ग्रीन वॉच एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट जो है वो इसे पब्लिश करने का, यानी कि इस रैंकिंग को तैयार करने का काम करती है, जिसके अंदर बेसिकली ये होता है कि पेरिस क्लाइमेट चेंज के अंदर जो पैक्ट साइन किया गया था इंटरनेशनल लेवल पर 2015 पर, उसमें ये टारगेट रखा गया था कि भी हमारे जितनी भी कंट्री इंटरनेशनल लेवल पे कार्बन इमिशन करती है उसे डिक्रीज करना, कम करना, और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्शन प्लान सेट करके, टारगेट सेट करके काम करना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इंडेक्स बनाया गया कि जोन सी भी कंट्री अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है उसकी रैंकिंग ज्यादा अच्छी मानी जाती है। लेकिन इसके अंदर कोई भी ऐसी पेनल्टी वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं रखा गया था, यानी कि आप ये कह सकते हो कि पेनल्टी जैसी कोई टर्म इसके अंदर नहीं थी, जिसकी वजह से सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। और फर्स्ट स्टेटमेंट गलत इसलिए हो गया कि यूएन की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसे प्रिपेयर करने का इंडेक्स का काम नहीं करती, बल्कि इसे जर्मन वॉच एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट इस डाटा को प्रिपेयर करने का काम करती है। यानी कि आप ये देख सकते हैं ये कुछ इंस्टीट्यूशन है जो इसे मिलकर के इस डाटा को, ये इंडेक्स को तैयार करती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर डी हो जाएगा हमारा। द टर्म प्रत्युष एंड मिहिर समटाइम्स सीन इन द न्यूज आर रिलेटेड टू, ये जो दो टर्म है प्रत्युष और मिहिर, ये दोनों टर्म जो है किस चीज से रिलेटेड है ये आपको बताना है। और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये चार ऑप्शन है, और चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है जो इन दोनों टर्म को डिफाइन करती है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फ्यूल सेल दैट फाइंड कमर्शियल एप्लीकेशन, यानी कि एक फ्यूल सेल है जो कि कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। और ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम, यानी कि कैलकुलेशन बेस्ड या फिर कोई हायर कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए एक बड़ा सा सिस्टम है जिसका नाम प्रत्युष और मिहिर है। ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग क्वांटम सुपर कंप्यूटर ऑफ इसरो, इसरो का एक सुपर कंप्यूटर है और ये किस कैटेगरी के अंदर आता है, क्वांटम सुपर कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है, ये आपसे सी में आपसे बोला जा रहा है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि जो आप डीआरडीओ जो हमारी कंट्री के अंदर है उसके द्वारा बहुत सारे जो मिसाइल तैयार की जाती है उनमें से एक मिसाइल आप बोल सकते हैं। और ये जो इसकी जो स्पेशल फीचर आप बोल सकते हैं कि ये सरफेस टू एयर मार्क करने वाली मिसाइल है जिसका नाम प्रत्युष और मिहिर रखा गया है। तो ये चार ऑप्शन है जो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो प्रत्युष और मिहिर की बात करें तो ये एक तरह से ये आप ये कह सकते हो हायर परफॉर्मेंस कैलकुलेशन के लिए ये एक तरह से सुपर कंप्यूटर आप बोल सकते हैं जिसे हमारी कंट्री के अंदर ही डेवलप किया गया है। तो आप ये कह सकते हो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। बी होने की वजह से ये एक तरह से आप कह सकते हो कि हायर परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम है ये, और जिसे मैंने बोला कि हमारी कंट्री में ही डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, जो कि पुणे बेस्ड इंस्टीट्यूशन है। और इसे जो यूज कर रहा है हमारी कंट्री के अंदर वेदर फोरकास्टिंग वगैरह का जो काम होता है उसके अंदर इसे इस्तेमाल किया जाता है। और ये इसलिए किया जाता है कि इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है और ये इंडिजिनस कंट्री के द्वारा ही डेवलप की गई है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, शॉर्ट में DGFT, समटाइम्स सीन इन अ न्यूज इज अंडर द विच मिनिस्ट्री, यानी कि आपको ये बताना है कि ये DGFT जो है किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है ये बताना है। फुल फॉर्म है जिसकी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो ये चार मिनिस्ट्री हैं, चारों मिनिस्ट्री में से आपको बताना है कि DGFT कौन सी मिनिस्ट्री का पार्ट है और कौन सी मिनिस्ट्री से हेड करती है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें कि जैसा इसमें मेंशन है आपके लिए बहुत क्लियर मेंशन था कि भाई ये जो टर्म है DGFT यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड है, यानी कि कोई ना कोई कॉमर्स बेस्ड जो हमारे यहाँ मिनिस्ट्री होगी उसी से रिलेटेड होगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री का ही पार्ट है और जो इसे हेड करती है और इसके रिगार्डिंग में डिसीजन मेकिंग करती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया। और इसके जो हेड होते हैं इस इंस्टीट्यूशन का उसे बोला जाता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है। और इसका जो मेन काम ये होता है कि हमारी कंट्री के अंदर के द्वारा जो एक्सपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, उसको ध्यान में रखना, उसको बैलेंस करना।
और कोशिश करना कि हम हमारी कंट्री की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी उसे बढ़ा करके उसे एक्सपोर्ट किया जा सके, इस चीज पर ये ध्यान रखती है और उसी के रिगार्डिंग में ये एक तरह से प्रोग्राम वगैरह तैयार करती है और उसे उसके इंप्लीमेंटेशन का काम करती है हमारी कंट्री के अंदर। तो करेक्ट आंसर जो हो गया हमारा ऑप्शन बी हो गया। आज के लिए आपका क्वेश्चन ये है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है, इस इंस्टीट्यूशन का हेड आज के टाइम पे कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके।